हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विथ लॉकडाउन। हम सुन रहे हैं विक्रम बेताल की कहानियाँ। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि विक्रम जो है घर छोड़ के चले गए हैं और उनसे योगी ने कहा कि आपको जाकर एक पेड़ पर लटके बेताल को लेकर मेरे पास आना है, जो कि जिसकी सहायता से मैं आपकी सहायता करूँगा। तो बेताल जो है, विक्रम गए बेताल को लाने। बेताल जो पेड़ पर उल्टा लटका था वो एक मुर्दा था। तो विक्रम जब बेताल को लाने गए तो बेताल ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम रास्ते में कुछ नहीं बोलोगे। अगर तुमने एक शब्द भी बोला तो मैं फिर वापस पेड़ पे चला जाऊँगा और जाके लटक जाऊँगा। तो विक्रम ने कहा कि ठीक है, मैं एक शब्द नहीं बोलूँगा, चलो। और विक्रम ने उसे अपनी पीठ पर लाद कर और लेकर चल दिए। लेकिन रास्ते में जाते जाते जब बेताल ने कहा कि राजन, रास्ता बहुत लंबा है, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, तब तक आप कहानी सुनिए। तो विक्रम ने कहा कि ठीक है, सुनाइए। और बेताल ने कहानियाँ सुनानी शुरू कर दी। उसकी हम कहानी नंबर 1, पहली कहानी देखेंगे, पापी कौन। लेट स्टार्ट्स आवर स्टोरी। काशी में प्रताप मुकुट नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके वज्र मुकुट नाम का एक बेटा था। एक दिन राजकुमार अपने दीवान के लड़के के साथ कहाँ गया? शिकार खेलने जंगल गया। अब जंगल में घूमते घूमते उन्हें एक तालाब मिला। राजा के लड़के और उनके दीवान के बेटे दोनों घूमते घूमते तालाब के पास पहुँचे। अब उस तालाब में बहुत सारे कमल खिले थे, हंस बोल रहे थे और किनारे पर, तालाब के किनारे पर घने पेड़ थे जिस पर पक्षी चहचहा रहे थे। अब दोनों मित्र वहाँ रुक गए और तालाब के पानी में हाथ मुंह धोकर कहाँ गए? महादेव के मंदिर पर गए। वहाँ एक महादेव का मंदिर भी था। अपने घोड़े को उन्होंने क्या किया? मंदिर के बाहर बांध दिया। वो मंदिर में दर्शन करके जब बाहर निकले तो क्या देखते हैं कि तालाब के किनारे एक सुंदर सी राजकुमारी अपने सहेलियों के साथ स्नान करने आई हैं। दीवान का लड़का तो वहीं पेड़ के नीचे बैठा रहा, पर राजकुमार से नहीं रहा गया। वो आगे बढ़ गए। उन्होंने राजकुमारी की ओर देखा तो उस पर मोहित हो गए। राजकुमारी भी उनकी तरफ देखती रही। फिर राजकुमारी ने क्या किया कि राजकुमारी ने जूड़े में से एक कमल का फूल निकाला। राजकुमारी ने अपने जूड़े में से क्या किया? पहले एक कमल का फूल निकाला, फिर उसे कान से लगाया। कमल के फूल को क्या किया? कान से लगाया, फिर दांत से कुचला। कमल के फूल को पहले क्या किया? उसने कान से लगाया, फिर दांत से कुचला और फिर पैर से नीचे दबा दिया और फिर सीने से लगा लिया और अपने सखियों के साथ चली गई। अब उसके जाने पर राजकुमार निराश हो गए और अपने मित्र के पास गए और सब समाचार सुना दिया, सारा हाल सुना दिया और बोला कि मैं इस राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता, पर न मुझे उसका नाम मालूम है न उसका ठिकाना मालूम है, यह कैसे मिलेगी मुझे? दीवान के लड़के ने कहा, राजकुमार आप बिल्कुल मत घबराइए, वो अपना सब कुछ नाम पता बता कर गई है। राजकुमार ने पूछा, लेकिन उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। अरे कैसे पता कर गई है? मुझे पता ही नहीं चला, वो कुछ बोली ही नहीं। तो दीवान के लड़के ने कहा, अरे महाराज राजकुमार आप क्यों परेशान होते हो? देखिए उसने पहले क्या किया था? कमल के फूल को क्या किया था? तो राजकुमार ने बोला था उसको सर से उतारा था। हाँ, फिर क्या किया था? तो कान से लगाया था। तब दीवान के लड़के ने कहा, जो उसने अपने सर में से वो फूल निकाला कमल का, वो उसको कान से लगाया, तो उसने बताया कि मैं कर्नाटक की रहने वाली हूँ। फिर उसने क्या किया? तो दांत से कुचला। फूल को क्या किया? उसने दांत से कुचला। तो इसका मतलब है कि मैं दंतबाट राजा की बेटी हूँ। उसके बाद उसने फूल को क्या किया? राजकुमार ने बताया कि उसके बाद उसने फूल को पाँव से कुचला। तो इसका अर्थ है कि मेरा नाम पद्मावती है। और सीने से लगाकर उसने बताया कि तुम मेरे दिल में बस गए हो। इतना सुनना था कि राजकुमार खुशी से फूल उठा, बोला, अब मुझे कर्नाटक देश ले चलो, जल्दी चलो मित्र, हम लोग कर्नाटक देश चले। दोनों मित्र वहाँ से चल दिए। घूमते फिरते सैर करते दोनों कई दिन बाद वहाँ
पहुँचे। कहाँ पहुँचे? कर्नाटक देश पहुँचे। किस राजकुमारी के पास? पद्मावती राजकुमारी के पास। राजा के महल के पास पहुँचे तो देखे कि एक बुढ़िया अपने दरवाजे पर चरखा काट रही थी। अब दोनों उसके पास गए, बुढ़िया के पास गए और घोड़े से उतर पड़े और बोले कि माई, हम लोग सौदागर हैं, हमारा सामान हमारे पीछे आ रहा है, हमें रहने की थोड़ी सी जगह दे दो। उनकी शक्ल सूरत देखकर और बात सुनकर बुढ़िया को मोह आ गया, उसको ममता आ गई। बोली, बेटा तुम्हारा घर है, जब तक जी में आए रहो। दोनों वहीं ठहर गए। दीवान के बेटे ने उससे पूछा, माई तुम काम क्या करती हो? तुम्हारे घर में कौन कौन है? तुम्हारी गुजर बसर कैसे होती है? बुढ़िया ने जवाब दिया, बेटा मेरा एक बेटा है जो राजा की चाकरी में है। मैं राजा की बेटी पद्मावती की धाय थी। बूढ़ी हो जाने से अब घर में रहती हूँ। राजा खाने पीने को दे देता है। दिन में एक बार राजकुमारी को देखने महल में जाती हूँ। राजकुमार ने बुढ़िया को कुछ धन दिया और कहा, माई कल तुम वहाँ जाओ तो राजकुमारी से कह देना कि जेठ पंचमी को तुम्हें तालाब पर जो राजकुमार मिला था वह आ गया है। अगले दिन जब बुढ़िया राजमहल गई तो उसने राजकुमार का संदेशा राजकुमारी पद्मावती को दे दिया। यह सुनते ही राजकुमारी ने गुस्सा होकर हाथों में चंदन लगाया और बुढ़िया के गाल पर तमाचा मारा और कहा, मेरे घर से निकल जा। अब बुढ़िया ने घर आकर सब हाल राजकुमार को कह सुनाया। राजकुमार हक्का बक्का रह गया। तब उसके मित्र ने कहा, अरे घबराओ मत राजकुमार, आप क्यों घबराते हो? पहले उसकी बातों को तो समझो। उसने अपनी 10 उंगलियां सफ़ेद चंदन में मारी है ना? हाँ, तो इसका मतलब है कि अभी 10 रोज चांदनी के हैं। उसके बीतने पर मैं अंधेरी रात में मिलूंगी। 10 दिन बाद बुढ़िया ने फिर राजकुमारी को खबर की तो उसने केसर के रंग में 3 उंगलियां डुबोकर उसके मुंह पर मारी और कहा, भाग यहाँ से। बुढ़िया ने आकर सारी बात सुना दी। राजकुमार शोक से व्याकुल हो गया। दीवान के लड़के ने समझाया, इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं। उसने कहा कि 3 दिन और ठहरो। 3 दिन बीतने पर बुढ़िया फिर वहां पहुंची। इस बार राजकुमारी ने उसे फटकार कर पश्चिम की खिड़की से बाहर निकाल दिया। उसने आकर राजकुमार को बता दिया। सुनकर दीवान का लड़का बोला, मित्र घबराने की जरूरत नहीं है। उसने आज रात को तुम्हें उस खिड़की के रास्ते बुलाया है। मारे खुशी के राजकुमार उछल पड़ा। समय आने पर उसने बुढ़िया की पोशाक पहनी, इत्र लगाया, हथियार बांधे और दोपहर रात बीतने पर वह महल में जा पहुंचा और खिड़की में से होकर अंदर पहुंच गया। राजकुमारी वहां तैयार खड़ी थी। वह उसे भीतर ले गई। अंदर के हाल देखकर राजकुमार की आंखें खुल गईं। एक से बढ़कर एक चीजें थीं। रात भर राजकुमार राजकुमारी से बातें करता रहा। जैसे ही सुबह होने को हुई, राजकुमारी ने राजकुमार को छिपा दिया और फिर रात होने पर बाहर निकाल लिया। इस तरह कई दिन बीत गए। एक दिन राजकुमार को अपने मित्र की बड़ी याद आई। उसे चिंता हुई कि पता नहीं मेरा मित्र किस हाल में होगा, क्या कर रहा होगा, मुझे याद भी कर रहा होगा कि नहीं। उदास होकर उसने राजकुमारी से अपने मित्र का हाल कहा। मेरा दोस्त बहुत प्यारा है और बहुत चतुर है। उसकी होशियारी से तो ही तुम मुझे मिल पाई हो। उसने राजकुमारी को सारा हाल बता दिया। राजकुमारी ने कहा, आपका इतना बढ़िया मित्र है, इतना प्यारा मित्र है, तो उसे यहाँ पर मुझसे मिलने लाइए। मैं उसके लिए बढ़िया बढ़िया भोजन बनवाती हूँ। तुम उसे
तो राजकुमार बोल रहा है कि पता नहीं मेरा मित्र यहाँ आएगा कि नहीं। तो राजकुमारी ने कहा कि ठीक है, मैं आपके लिए उसके लिए बढ़िया बढ़िया भोजन बनाकर आपको भिजवा देती हूँ। आप उसे खिलाकर और तसल्ली देकर लौट आना। खाना लेकर राजकुमार अपने मित्र के पास पहुँचा। वे महीनों भर से नहीं मिले थे। राजकुमार ने मिलने पर सारा हाल सुनाकर कहा कि राजकुमारी को मैंने तुम्हारी चतुराई की सारी बातें बता दी, तभी तो उसने यह भोजन बनाकर भेजा है। अब दीवान का लड़का सोच में पड़ गया। उसने कहा, मित्र, यह तुमने अच्छा नहीं किया। राजकुमारी समझ गई है कि जब तक मैं हूँ वो तुम्हें अपने बस में नहीं रख सकती, इसलिए उसने इस खाने में जहर मिलाकर भेजा है। यह कहकर दीवान के लड़के ने थाली में से एक लड्डू उठाकर कुत्ते के आगे डाल दिया। लड्डू खाते ही कुत्ता मर गया। राजकुमार को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, ऐसी स्त्री से भगवान बचाए, मैं अब उसके पास कभी नहीं जाऊंगा। दीवान का बेटा बोला, नहीं मित्र, अब ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे हम उसे लेकर घर चलें। आज रात को तुम वहाँ जाओ। जब राजकुमारी सो जाए तो उसके बाएं हाथ पर त्रिशूल का निशान बनाकर उसके गहने लेकर चले आना। उसके बाएं पाँव पर त्रिशूल का निशान बनाकर उसके गहने लेकर चले आना। राजकुमार ने ऐसा ही कहा। उसके आने पर दीवान का बेटा उसे साथ ले योगी का भेष बना मरघट पर जा बैठा, मतलब शमशान पर जा बैठा, और राजकुमार से कहा कि तुम ये गहने लेकर जाओ और बाजार में बेच आओ। कोई पकड़े तो कह देना कि मेरे गुरु के पास चलो और उसे लेकर यहाँ मेरे पास आ जाना। राजकुमार गहने लेकर शहर गया और महल के पास एक सुनार को उन्हें दिखाया। देखते ही सुनार ने उसे पहचान लिया और कोतवाल के पास ले गया। कोतवाल ने पूछा तो उसने बता दिया कि ये सब मेरे गुरुजी ने दिए हैं। गुरु को भी पकड़वा लिया। दोनों राजा के सामने पहुँचे। राजा ने पूछा, योगी महाराज, ये गहने आपको कहाँ से मिले? योगी बने दीवान के बेटे ने कहा, महाराज, मैं शमशान में काली चौदस को डाकनी मंत्र सिद्ध कर रहा था कि डाकनी आई। मैंने उसके गहने उतार लिए और उसके बाएं पैर में त्रिशूल का निशान बना दिया। राजा जो अपने महल में गया तो उसने देखा कि उसकी पुत्री के बाएं पैर पर त्रिशूल का निशान है। रानी ने भी देखा तो राजा को बड़ा दुख हुआ। वह योगी के पास आया और बोला कि महाराज, धर्मशास्त्र में ऐसे डाकनी स्त्रियों के लिए क्या दंड है, क्योंकि मेरी पुत्री के भी पाँव में वो त्रिशूल का निशान है, तो इसका मतलब कि मेरी पुत्री डाकिनी है। योगी ने जवाब दिया, राजन, ब्राह्मण, गौ, स्त्री, लड़का और अपने आश्रय में रहने वाले से कोई गलत काम हो जाए तो उसे देश निकाला दे देना चाहिए। यह सुनकर राजा ने अपनी पुत्री पद्मावती को देश निकाला देने का निर्णय किया और बिना पद्मावती से पूछे, बिना किसी से राय लिए उसने अपनी बेटी को डोली में बिठाकर जंगल में छोड़वा दिया। राजकुमार और दीवान इसी ताक में बैठे थे कि कब राजा अपनी पुत्री को छोड़ दे, और राजकुमारी को अकेले पाकर दोनों उसको अपने साथ अपने महल में ले गए। अब यहाँ पे जब कहानी समाप्त हुई, रानी राजकुमारी को लेकर दोनों महल में चले गए, तब बैताल बोलता है राजा विक्रम से कि राजा, ये बताओ, राजकुमारी को जो राजा ने छोड़ दिया, तो राजकुमारी को छोड़ने का ये जो पाप हुआ है किसको लगा है? यह पाप राजकुमार को लगा है, या राजकुमार के मित्र को लगा है, या राजा को लगा है, या स्वयं राजकुमारी को ही लगा है? ये पाप किसके सिर पर गया है कि राजा ने राजकुमारी को, अपनी पुत्री को महल से निकाल दिया? तब जाकर राजा विक्रम ने सोच कर कहा, इसका पाप, राजकुमारी को महल से निकालने का पाप तो राजा को लगा है। बेताल ने पूछा, क्यों? तो विक्रम ने कहा कि दीवान के बेटे ने अपने स्वामी का काम किया, कोतवाल ने तो राजा का बात माना,
और राजकुमार ने अपने मन का जो था वो सिद्ध किया, अपना मनोरथ सिद्ध किया, उसका जो दिल में आया उसने वो पा लिया। और राजा ने पाप किया कि बिना विचारे, बिना उसने सोचे, बिना कुछ कहे अपनी पुत्री को देश से निकाल दिया। तो पुत्री को देश से निकालने का पाप लगा है राजा को। अब राजा विक्रम का इतना ही कहना था कि बेताल फिर उसी पेड़ पर जा लटका। और राजा जब बोला तो उसने बोला कि मैंने मना किया था कि तुम कुछ नहीं बोलोगे, तो तुम बोले क्यों? तो राजा विक्रम फिर वापस गया और फिर बेताल को लेकर चल दिया। तो बेताल बोलता है कि राजा, रास्ता जो है लंबा है, चलो मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे मित्रों, अब आप इस कहानी जो है समाप्त हो गई, पापी कौन। पापी कौन के बाद अब हम दूसरी कहानी सुनेंगे, पति कौन। तो पति कौन कहानी जो है अगले वीडियो में हम सुनाएंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। देखना ना भूलिएगा, सुनना ना भूलिएगा, और याद से मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको ये वीडियो छूटने न पाए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, कमेंट्स ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।